यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आपको मजा आने लगा होगा। साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अब धीमे धीमे आपकी क्यूरोसिटी, आपकी जानने की इच्छा थोड़ी बढ़ने लगी होगी कि चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं, चीजें ऐसी ही क्यों हो रही हैं, इसके अलावा कुछ क्यों नहीं हो सकता था, अगर ऐसा होता तो क्या हो सकता था। उस तरह की बातें भी आपको कुछ दिमाग में आने लगी होंगी। देखिए बातें, ये उत्सुकता कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जब ये उत्सुकता जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे लिए मतलब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कभी कभी ये चीजें घातक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग समय ज्यादा व्यतीत करने लग जाते हैं ऐसी चीजों पे। अभी मान लीजिए कि जैसे भारत में मई का महीना चल चुका है, मई का महीना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि जहां तापमान 40, 42, 45 डिग्री होना चाहिए था उत्तरी भारत में, वहां तापमान 30 से 35 डिग्री है। जहां कूलर और एसी चल जाने चाहिए थे, वहां अभी पंखे भी नहीं चल पा रहे हैं या पंखे ही चले हैं। लगातार बारिश हो रही है। इन सब के पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे यूपीएससी हर बार इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ सकती है। तो ऐसे ही बहुत मुश्किल टॉपिक्स को बहुत आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। कहाँ पे? फाउंडेशन बैच में। स्टडी IQ IAS हिंदी अपना बैच 5th लॉन्च कर रहा है और 5th बैच की एडमिशन, या मैं कहूँ क्लासेस शुरू हो जाएंगी 11 मई से। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ओरिजिनल प्राइस है 30,500 रुपये। तो आपको क्या 30,500 रुपये में बैच खरीदना है? नहीं, आपके लिए सुविधा, चूंकि आप यूट्यूब पे लगातार क्लासेस ले रहे हैं तो आपको एक सुविधा दी जा रही है। क्या सुविधा है आपके लिए? आपके लिए सुविधा ये है कि अगर आप कोड यूज करेंगे, कोड कौन सा? मेरा कोड MB Live, तो इस बैच पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है वो आपको मिल जाएगा। और वो कितना हो सकता है? वो आपको जो प्राइस थी उसके वो ना देखे आपको मात्र कितना पैसा देना होगा? 18,999 रुपए। इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी, आपको मेंटरशिप में मिलेगी, आपको आंसर राइटिंग की भी सुविधा इसमें देखने को मिलेगी। और ऑनलाइन कोर्स में ऑफलाइन जैसी चीजें, ऑफलाइन जैसा डाउट आप पूछ सकते हैं, वो सुविधा भी आपको इस बैच में मिल जाएगी। इस बैच में आपको 13 से 14 महीने आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। वहीं पे इसकी अगर वैधता की बात करें, वैलिडिटी की बात करें, तो कितनी है? 2 साल इसकी वैलिडिटी है। तो जल्दी करना है, कोड यूज करो MB Live और फटाफट से एनरोल हो जाओ बैच में। अच्छा ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ऐसी स्थल आकृतियां जो कास्ट से निर्मित हुई हैं, जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित हुई हैं, ऐसी टोपोग्राफी में जहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें देखने को मिलती हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो कास्ट टोपोग्राफी होती है, इसके लिए आपको 2 चीजें जरूरी हैं। कौन कौन सी 2 चीजें जरूरी हैं हमने जाना था? इसके लिए आपको एक तो चाहिए भूमिगत जल, भूमिगत जल, या मैं कहूं अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। और दूसरा आपको चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ये 2 चीजें प्रेजेंट हैं, ये 2 चीजों की उपस्थिति है, तो किस प्रकार की टोपोग्राफी बनेगी, किस प्रकार की स्थल आकृतियां बनेंगी? कास्ट से निर्मित। क्यों नाम कास्ट रखा गया? यूगोस्लाविया में एक ऐसा क्षेत्र जहां पे मिलता है, इस उस क्षेत्र का नाम क्या है? कास्ट क्षेत्र है। तो इसी वजह से इसका नाम भी हमने क्या रख दिया? कास्ट रख दिया। अच्छा, कास्ट टोपोग्राफी में भी अन्य स्थल आकृतियों के जैसे 2 प्रकार से स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। कैसे कैसे होता है? पहला अपर्दन के कारण, और दूसरा निक्षेपण के कारण। इरोजन के कारण, डिपोजिशन के कारण। इरोजन किसका कौन करेगा? इरोजन यहाँ पे करेगा भूमिगत जल। निक्षेपण किसका होगा या डिपोजिशन किसका होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का।
ठीक है, जब हमने कास्ट टोपोग्राफी में बात करी थी, अपरदन की बात करी थी, तो हमने बहुत सारे रंध्रों की बात करी थी, बहुत सारे रंध्र हमने देखे थे। सबसे पहले घोल रंध्र, जो आकृति में आपको सबसे छोटा देखने को मिलेगा। कल एक बच्चे ने पूछा था कि सर इनका आकार कैसे बढ़ जाता है, तो आकार बच्चे देखिए, मान लीजिए इसका टॉप व्यू आप देख रहे हैं, आप इसको ऊपर से देख रहे हैं और लगातार पानी गिर रहा था यहाँ पे, तो पानी ने पहले छोटा हिस्सा घूलना शुरू किया, छोटे हिस्से में छिद्र करना शुरू किया, तो इसको आपने बोल दिया घोल रंध्र। इसके बाद ये हिस्सा क्या होता गया, बड़ा होता गया, पानी ने और चीजें भी घूलना शुरू कर दिया, तो इसको आपने बोल दिया विलियन रंध्र। ये और बड़ा होता गया, डोलाइन, और बड़ा युवाला, और बड़ा ओल्जे। बहुत बड़ा हो गया तो ये करीब करीब ऐसे ही क्या बनती है, कंदराएं बनती हैं, ऐसे ही गुफाएं बनती हैं, इन्हीं को केव्स कहा जाता है। अच्छा, ये थे कौन सी स्थलाकृतियां, अपक्ष से बनी हुई या अपरदन से बनी हुई स्थलाकृतियां। हमको ये बात भी ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर शैल होगी तो उसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि क्या प्रेजेंट हो, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो, इसके अलावा बहुत सारे क्या हो सकते हैं और मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं वहां पे। बहुत सारे क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे खनिज मिल सकते हैं वहां पे, और बहुत सारे और भी क्या मिल सकते हैं, अखनिज तत्व क्या मिल सकते हैं, खनिज, और साथ ही साथ में अखनिज भी मिल सकता है। तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो सिर्फ पानी किसको घोल पाता है, पानी घोल पाएगा था कैल्शियम कार्बोनेट को। पानी किसको नहीं घोल पाएगा, मिनरल को नहीं घोल पाएगा, और अखनिज जो तत्व है उनको भी नहीं घोल पाएगा। तो जब उनको नहीं घोल पाता तो किसका निर्माण करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे निर्माण होता है फिर कंदराओं का, किनका, केव्स का। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपकी बनेंगी कंदराएं। ऊपर से पानी लगातार, भूमिगत जो पानी है वो लगातार यहाँ पे आता जाएगा। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो कुछ हिस्सा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट था उससे बहता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा, इस कंदरा पे पहुंचेगा। कंदरा पे जब ये पहुंचेगा, गुफा की छत पे जब ये पहुंचेगा, तो कुछ पानी और कैल्शियम कार्बोनेट कुछ ऐसे लटकते हुए कुछ स्थल आकृतियों का निर्माण करेंगे। लटकती हुई स्थल आकृतियां जो कहाँ से लटक रही हैं, ये है उसकी छत। क्या है ये, छत है, और यह है उसका तल। क्या है, तल। तो जो छत से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, छत से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, कबूतर ऊपर से नीचे की ओर मान लेते हैं, ऊपर है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो स्टेलेक्टाइट इसको आप बोलोगे। लेकिन घास अगर आप देखोगे तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, तो पानी क्या होगा, पानी ने क्या किया, पानी नीचे गिरा, जो वाष्पीकृत नहीं हो पाया वो पानी नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया। जब यहाँ पे पहुंचा तो पानी लगातार क्या जमाना शुरू कर दिया, पानी ने कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे जमाना शुरू कर दिया। तो नीचे से जो स्थल आकृतियां छत की ओर बढ़ रही हैं, इनको नाम क्या दोगे, इनको नाम दिया था हमने स्टेलेगमाइट। यहाँ पे गे घास, यहाँ पे कै कबूतर, ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। कुछ स्थल आकृतियां ऐसी भी होती हैं जिनका निर्माण होता है, ये ऊपर से जो स्थल आकृतियां लटकती आ रही हैं नीचे की ओर, इनका आकार बढ़ता जा रहा है, तथा नीचे वाली जो स्थल आकृति है उसका आकार भी क्या हो रहा है, उसका आकार भी लगातार बढ़ रहा है, और ये दोनों आपस में जुड़ गई। इसी को आप क्या बोलोगे, इसी को आप बोलेंगे स्तंभ। क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलोगे। इसी को आप क्या बोलोगे, पिलर बोलोगे। और ये सारी स्थल आकृतियां कहाँ बनेंगी, गुफाओं में बनेंगी। इसीलिए कभी कभी इस स्तंभ को या इस पिलर को हम लोग केव पिलर भी कह देते हैं। ऐसा स्तंभ जो कहाँ पे निर्मित हो रहा है, केव में। ऐसा स्तंभ जो कहाँ पे निर्मित हो रहा है, गुफाओं में निर्मित हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, कई बार उसको हम कह देते हैं केव स्तंभ, केव पिलर उसको कह दिया जाता है। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें थी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको पिछली क्लास में समझ लिया था, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आज हमको जो शुरू करना है वो है एओलियन लैंडफॉर्म। कौन सा लैंडफॉर्म, एओलियन लैंडफॉर्म। क्या होते हैं एओलियन लैंडफॉर्म, तो एओलियन लैंडफॉर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो इस शब्द में आपको एक और शब्द देखने को मिलेगा एओलियन में। एओलियन को अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा,
तो ऐसी स्थल आकृतियां जो किससे निर्मित हो रही हैं, वायु से निर्मित हो रही हैं, एयर से निर्मित हो रही हैं, उसको आप क्या कहोगे, एओलियन लैंडफॉर्म। अब ये पूछा जा सकता है कि साहब वायु से कैसे स्थल आकृतियां निर्मित हो सकती हैं। भाई वायु दो तरीके से कार्य करेगी यहाँ पे। जैसे सारी हमने जब जेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जेनेटिक वर्गीकरण पढ़ा था, तो हमने उसमें भी देखा था। फिर से अगर आप देखोगे तो वायु जो है, अभी ये चीजें डिफरेंस मत समझना आप ये समझ लो, वायु, पवन, एयर, या मैं कह दूं विंड, ये सब अभी आप एक ही चीज समझो, है ना। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग पहुंचेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, अभी जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है, तो वहां पे मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या फर्क होता है। लेकिन अभी इनको एक लेके अगर अपन चलें, तो ऐसी स्थल आकृतियों का जिनका निर्माण ये सब कर रही हैं, ये सब किस प्रकार कर सकती हैं, ये दो तरीके से स्थल आकृतियों का निर्माण कर सकती हैं। फिर से वही दो स्थिति उत्पन्न होगी, या तो ये क्या करेंगी, या तो ये करेंगी अपर्दन। अपर्दन मतलब या तो ये करेंगी इरोजन, या ये करेंगी निक्षेपण। क्या करेंगी, निक्षेपण, या कहूं डिपोजिशन। तो ये दो प्रकार से स्थल आकृतियों का निर्माण कर सकती हैं, या तो अपर्दन के द्वारा करें या निक्षेपण के द्वारा करें। पवन द्वारा अपर्दन जो कार्य किया जाता है, या इरोजनल वर्क क्या क्या किया जाता है, तो हमें पता है कि पवन कभी भी क्या नहीं कर सकती, पवन कभी भी कोई भी रासायनिक जो भी अपर्दन होता है वो पवन नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी पवन कभी भी, जो रासायनिक जो अपर्दन है, या कहूं जो केमिकल इरोजन है, वो कौन नहीं कर पाएगी, वायु नहीं कर पाएगी, विंड्स उसको नहीं कर पाएंगी। तो फिर कौन सा कर सकती हैं, तो सबसे ज्यादा जो अपर्दन करती है वायु, वो कौन सा अपर्दन होता है, वो होता है फिजिकल। कौन सा होता है वो होता है फिजिकल, या मैं कहूं भौतिक। कौन सा होता है वो, भौतिक होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पवन का अपर्दन संबंधी कार्य प्रमुख रूप से भौतिक या यांत्रिक होता है। मरुस्थलों में रासायनिक कार्य कुछ सीमा तक अल्पकालिक सरिताओं तथा वर्षा के जल द्वारा होता है। अब क्या होता है, जब हम ऐसी लाइनें पढ़ते हैं ना, तो ये लाइनें हमको डायरेक्टली हिट नहीं कर पाती हैं, हम बस पढ़ के आगे निकल जाते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि शुष्क या कहूं एरिड स्थानों पर अपर्दन का कार्य केवल वायु द्वारा किया जाता है। ये कोई स्टेटमेंट है और कहीं पे लिखा हुआ है, आपको ये पहचानना है ये सही है या गलत है। अब इसमें अगर सिर्फ एक शब्द ना होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन एक शब्द इसमें क्या है, वो शब्द अगर आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगा, ये शब्द दिख रहा है आपको केवल। अगर ये केवल शब्द नहीं होता तो ये स्टेटमेंट क्या था, सही था। लेकिन जैसे ये केवल शब्द यहाँ पे जुड़ गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, अभी हमने पढ़ा कि केवल वायु द्वारा नहीं बल्कि जल द्वारा भी। और जल कहां से आया, वर्षा का जल। वर्षा का जल आएगा ऊपर से और कुछ सरिताएं वो बनाएगा, छोटा छोटा। नदी तो नहीं बना पाएगा वहां पे रेगिस्तान में या शुष्क परिस्थिति में, लेकिन क्या बना लेगी, छोटी छोटी सरिताओं का निर्माण कर लेगा वो। तो वो जल भी क्या करता है, अपर्दन का कार्य करता है। और अगर आपको याद है तो अभी हमने RRR का जो सेशन लिया था, जहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, वहां पे सवाल था। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं उनको भी बहुत अच्छे से आपको क्या करना चाहिए, समझना
चाहिए, इन लाइनों को छोड़ के आगे नहीं निकलना है। ये वो लाइनें हैं जो बहुत सारे लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कैसा एग्जाम है, ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप छोड़ रहे हो तो यकीन मानो जो आपके साथ जो दूसरा पढ़ रहा है वो इसको पढ़ेगा अच्छे से। और यूपीएससी ऐसी चीजों के ध्यान रखते हैं, यूपीएससी को आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, आपको सिविल सेवक बनाना है उसको, तो उसको ऐसी छोटी छोटी चीजों पे चाहती है वो कि आप अपना ध्यान दो, इन चीजों को आप अपने दिमाग अपने जहन में रखो। तो मरुस्थल में रासायनिक कार्य को सीमा तक अल्पकालिक सरिताओं तथा वर्षा के जल द्वारा होता है, वर्षा द्वारा भी यांत्रिक अपरदन ही अधिक होता है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो शुष्क क्षेत्र है या कहूँ जो एरिड रीजन है वहां पे कौन सा अपरदन ज्यादा होगा, तो वहां पे हमेशा आपको याद रखना है भौतिक, फिजिकल या यांत्रिक, मैकेनिकल। ये इरोजन, ये अपरदन ज्यादा होंगे किसके मुकाबले, रासायनिक अपरदन के मुकाबले। रासायनिक अपरदन हो सकता है शुष्क परिस्थिति में, लेकिन कब हो पाएगा, जब वहां पे आपको कौन सी चट्टानें मिल जाएं, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें मिल जाएं, ऐसी चट्टानें जो इसमें घुलनशील हो, पानी के साथ जो घुलनशील हो, वहां पे आपको इस प्रकार का अपरदन देखने को मिल जाएगा। मरुस्थलीय भागों में जो अपरदन का कार्य होता है अपक्षय से अधिक प्रभावित होता है। शुष्क मरुस्थलों में यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों का क्या होता है, विघटन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, चट्टानें टूट जाती हैं और इन चट्टानें क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती हैं। इन असंगठित चट्टानों को पवन क्या करती है, आसानी से अपरदित कर देती है। पहले क्या हुआ, ये कोई चट्टान थी, ये कोई शैल थी, इसका क्या होगा, इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, या मैं कहूं इसका क्या होगा, विघटन, इसका होगा डिसइंटीग्रेशन। और जब डिसइंटीग्रेशन होगा, इसका विघटन होगा, तो ये क्या होगा, ये छोटे छोटे अवसादों में क्या होगा, टूट जाएगा, इसमें टूट जाएगा छोटे छोटे अवसादों में, या कहूं सेडिमेंट्स में। और पवन क्या करेगी, इन अवसादों को, कौन, पवन, पवन क्या करेगी, इन अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। तो यहां पे अपक्षय होगा और यहां पे अपरदन होगा, दोनों चीजें होंगी। ठीक है, अपरदन कौन करेगा, अपरदन पवनें करेंगी, वायु करेगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब पवन द्वारा जो अपरदन का कार्य है वो किस प्रकार किया जा सकता है, तो आप देखोगे पवन द्वारा 3 प्रकार से क्या किया जा सकता है, अपरदन का कार्य किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो 3 कार्य या 3 रूप, तो ये सब आपको पता भी है। पहला है अपवाहन, या जिसको कहा जाता है डिफ्लेशन। दूसरा है अपघर्षण, या जिसको कहा जाता है एब्रेशन, या इसी को कहा जाता है कोरेजन। और लास्ट है जिसको कहा जाता है सन्निघर्षण। लास्ट को क्या कहा जाता है, इन नामों से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ अब ये शब्द आपको बहुत अच्छी से पता हैं। यूपीएससी कभी कभी क्या करती है, हमको लगता है कि हमेशा यूपीएससी हमसे मुश्किल सवाल ही पूछेगी, लेकिन यूपीएससी कभी कभी बहुत छोटे छोटे सवाल पूछ लेती है। छोटे छोटे कैसे, वो पूछ सकती है कि अपघर्षण और सन्निघर्षण में आप फर्क बताइए, या इन दोनों के बीच में अंतर आप बताइए, इनका डिफरेंस करके बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्रेशन एंड एट्रिशन, अंतर बताइए अपघर्षण और सन्निघर्षण के बीच में। वहां पे सिर्फ परिभाषा से काम नहीं चलेगा, है ना, परिभाषा अगर लिख दोगे तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक ही अंतर आप बता पाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो आपने परिभाषा लिखी है
उसके नीचे आपको ये भी बताना होगा कि पवन द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, पवन में अपघर्षण कैसे होगा, पानी कैसे अपघर्षण करेगा, हिमनद कैसे अपघर्षण करेगा, इस प्रकार भी आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपवहन या डिफ्लेशन। ये जो शब्द है ना डिफ्लेशन, अगर इस शब्द की उत्पत्ति पे आप चलोगे और इस शब्द में अंदर देखने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको एक शब्द दिखाई देगा जिसको कहा जाता है डिफ्लेयर। क्या कहा जाता है? डिफ्लेयर, जिसको कहा जाता है। और डिफ्लेयर शब्द का, ये डिफ्लेयर एक लैटिन शब्द है, इसका अगर आप अर्थ समझने की कोशिश करोगे तो इसका अर्थ होता है उड़ाना। क्या? उड़ाना। आप हवाई जहाज या एयरप्लेन में बैठ गए, आपको वो क्या करेगा? उड़ा देगा, वो उड़ जाएगा खुद, और आप उसमें बैठे बैठे क्या कर रहे हो? उड़ रहे हो। पवन क्या करती है? अपक्षय और अपर्दन के कारण जो अवसाद इकट्ठे हुए शैलों के, पवन उनको क्या करती है? अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो पवन किस तरीके का कार्य कर रही है? यहाँ पे पवन परिवहन का कार्य कर रही है। पवन क्या करवा रही है? परिवहन करवा रही है। तो वो अप वाहन के अंतर्गत पवन क्या करती है? चट्टान चूर्ण। चट्टान चूर्ण मतलब वो छोटे छोटे अवसाद जो है उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो उड़ाकर अपर्दन का कार्य करती है। अपवाहन को इसलिए उड़ान की क्रिया भी कहते हैं क्योंकि ये शब्द आपको पता ही डिफ्लेयर शब्द से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ है उड़ाना। यांत्रिक अपक्षय होगा यहाँ पे। यांत्रिक अपक्षय क्या करेगा? जो ढीली चट्टान, ढीली तथा जो असंगठित चट्टानों को, जो ढीले कण है उनको उनसे अलग करके उड़ा के ले जाता है। इस तरह चट्टानों की क्या होती है? परत के बाद परत जो होती है वो अलग होती जाती है। और जो चट्टान है वो उसके क्या होता है? छोटे छोटे वहां पे छिद्र बन जाएंगे, छोटी छोटी गर्तों का निर्माण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ढीले कण थे शैल के, या जो परत थी जो ढीली थी, वो कौन उड़ा के ले गया अपने साथ? पवन उड़ा के ले गई। देखो अब यहाँ पे जो मिस्र देश है, या मैं कहूँ जो मिस्र देश है जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है, वहां पे आपने देखा होगा मूवीज में, वहां पे जो पिरामिड है वो रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि जो इजिप्ट का, जो मिस्र देश में जो रेगिस्तान है उसका नाम क्या है ना, किस नाम से उसको जाना जाता है। तो इसमें आप वहां पे आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारी गर्तों का निर्माण हो गया है, और वहां पे एक फेमस गर्त आपको मिलती है, इसको कहा जाता है कतारा गर्त। क्या कहा जाता है? कतारा गर्त। ये कितनी गहरी है? ये 420 फीट गहरी है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कतारा गर्त कहाँ पे स्थित है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अब आपके पास स्टडी IQ IAS द्वारा प्रकाशित जो हिंदी की किताब है वो तो होंगी, साथ ही साथ अब आपके पास धीमे धीमे आप एटलस भी आप खरीद लो, है ना। आपको जो सही लगे एटलस वो खरीद लो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं दो आपको रिकमेंड कर देता हूँ। एक आती है ब्लैक स्वैन की एटलस, जो ब्लैक कलर के कवर के साथ आपको आएगी, ब्लैक स्वैन एटलस। दूसरी आती है ऑक्सफोर्ड की एटलस। तो आप कोई सी भी एटलस खरीद सकते हो। वहां पे ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, कतारा गर्त, मिस्र देश, ये आपको मार्क करते हुए चलना है आगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जब आप पेपर दोगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भूगोल, जिनका वैकल्पिक विषय होगा, और भूगोल, या किसी के पास हिस्ट्री भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, वहां पे मुख्य परीक्षा में भी आपसे मैपिंग के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। वहां पे आपको बताना पड़ता है कि ये क्षेत्र कहाँ पर है, कौन से देश में स्थित है, ये क्यों फेमस है। तो वहां से मान लो आपसे पूछ लिया गया कतारा गर्त, तो आपको पता होना चाहिए इजिप्ट में है। इजिप्ट में होने के साथ साथ ये गर्त है एक। गर्त क्यों बनी है? ये बनी है डिफ्लेशन के कारण बनी है। यहाँ पे वायु ने क्या करा है? इसका अपर्दन किया है। तो इस तरह की चीजें अगर आप वहां पे लिख के आते हो तो वो आपको अच्छा नंबर देने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर। दूसरी चीज अपघर्षण। अपघर्षण जिसको एब्रेशन या कोरिजन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो तीव्र गति के साथ जो पवनें बह रही हैं, उनके साथ जो धूल कण है वो अच्छे खासे हैं, उसके पास पर्याप्त मात्रा में है। और जब पर्याप्त मात्रा में है ये रेत के कण, तो उस पवन की दिशा में जो जो और चट्टानें आएंगी, वो छोटे छोटे पवन के कण उस बड़ी बड़ी चट्टान से क्या होंगे? टकराते हुए चलेंगे, उनको रगड़ते हुए चलेंगे। जब उनको टकराते हुए और रगड़ के आगे वो चलेंगे तो क्या करते हैं? वो शैलों को चिकना कर देते हैं, उनको अपर्दित कर देते हैं। ये आप इसको इस प्रकार समझिए। मान लेते हैं ये पवनों की दिशा है। पवनों के पास क्या है? पवनों के पास है छोटे छोटे धूल के कण है,
यहाँ पे कुछ शैल रखी हुई है, यहाँ पे क्या रखी हुई है, कोई शैल रखी हुई है। ये शैल है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, मान लेते हैं इस प्रकार की। जब ये धूल के कण इस शैल से टकराएंगे, शैल को थोड़ा सा सही बना लेते हैं, कुछ विचित्र आकृति बन गई है इसकी, तो मान लेते हैं ये कोई शैल है। जब शैल से ये टकराएंगे, कौन, धूल के कण, ये क्या है, ये है धूल के कण। ये धूल के कण जब इस शैल से, इस रॉक से जब टकराएंगे तो क्या करेंगे, इस पूरी को तो तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन साइड में जो परतें ढीली हैं या वो अवसाद जो ढीले हैं उनको एक तो उड़ा के ले जाएगी पवन। दूसरी चीज, ये धूल के कण जब इससे टकराएंगे तो इसको क्या करते जाएंगे, इसको स्मूथ करते जाएंगे, कुछ चिकना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप अगर रेगिस्तान में जाओगे और वहां पे कुछ कोई चट्टान जो बहुत पुरानी है उनको हटा के देखोगे तो चिकनी चिकनी आपको देखने को मिलेगी। उसके पीछे यही कारण होता है, एब्रेशन कहा जाता है, इसको कोरेजन कहा जाता है। अच्छा, ये जो अपघर्षण होता है ये किन बातों पर निर्भर करेगा, ये अपघर्षण निर्भर करता है एक तो वेग कितना है पवन का, साथ ही साथ उसमें रेत कण कितने हैं, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये बात, एक और बात आपको ध्यान रखनी है जो एकदम लास्ट में लिखी हुई है, जो अपघर्षण का कार्य होता है वो सतह से थोड़ी ऊंचाई पर होता है। पहली बात तो एकदम आप देखोगे ग्राउंड के पास वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ग्राउंड के पास देखने को नहीं मिलता, और 6 फीट की ऊंचाई के ऊपर क्या होता है, परंतु 6 फीट के नीचे ही अधिक सक्रिय होता है। ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पवने जो अपघर्षण करती है ना, ये पवने हैं, ये मान लेते हैं शैल है कोई, तो पवन जो इसका अपघर्षण करेगी ना वो आप देखोगे एकदम यहाँ पे ग्राउंड के आसपास पवन इसका अपघर्षण नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज, मान लेते हैं ये इसकी यहां तक ऊंचाई है 6 फीट, कितनी है, 6 फीट, तो 6 फीट के ऊपर भी क्या नहीं कर पाएगी पवन, इसका अपघर्षण नहीं कर पाएगी। 6 फीट से ऊपर इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि जो धूल के कण है वो बहुत ऊंचाई तक नहीं उठ पाते, बहुत अगर ऊंचाई तक है तो बहुत छोटे छोटे कण होंगे ना, वो बहुत ज्यादा क्या नहीं कर पाएंगे, अपघर्षण नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादातर जो आपको वो धूल के कण देखने को मिलेंगे वो इस रेंज में देखने को मिलते हैं। बहुत नीचे रहेंगे तो गिर जाएंगे, बहुत ऊपर होंगे ऊपर जा नहीं पाएंगे क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो इस ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेंगे ज्यादा धूल के कण। तो जितने भी चिकनी चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी वो चिकनाहट भी आपको देखने को मिलेंगी इस ग्राउंड लेवल के पास नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको खुरदरी देखने को मिलेगी चट्टान। और कोई चट्टान जो 6 फीट से ऊपर है उसमें जो 6 फीट के ऊपर वाला हिस्सा है वो भी इतना ज्यादा चिकना देखने को नहीं मिलेगा जितना ये वाला जो हिस्सा है, जो 6 फीट तक का हिस्सा है वो आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट हम बात करें क्या करती है पवने, सन्नी घर्षण करते हैं, इसको कहा जाता है एट्रिशन। अब ये एट्रिशन या सन्नी घर्षण क्या होता है, ये बिल्कुल वही बात है, ये जो अवसाद है एक दूसरे से क्या कराएंगे, टकराएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक दूसरे से टकरा कर रगड़ खाकर टूटते फूटते रहते हैं, और कण क्या होते जाएंगे, आकार इनका क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है तथा गोल होने लगता है। कुछ भी चीज जो एक दूसरे से टकराती है क्या होती जाती है, गोल होती जाती है। जैसे हमने नदी में भी पढ़ा था जब बहते हुए जल की हम बात कर रहे थे, तो वहां पे जब हमने सन्नी घर्षण के बारे में बात की थी तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि गोलाश्म होते हैं। गोलाश्म का तो नाम ही गोलाश्म रखा गया, क्यों रखा गया, क्योंकि वो जब एक दूसरे से टकराते हैं तो कैसी आकृति बन जाती है उनकी, गोले जैसे ही हो जाते हैं। और नदी के आसपास भी आप देखोगे, अगर आप उत्तराखंड जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, हरिद्वार जाओगे, तो वहां पे जब गंगा नदी आती है तो उसके आसपास बहुत सारे पत्थर आप देखने को मिलेंगे। वो पत्थर जो हैं, वो जो चट्टानें हैं वो आपको गोल देखने को मिलेंगी। वो क्यों होती हैं, सन्नी घर्षण के कारण होती हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो पवने हैं वो हमने ये तो देख लिया कि अपर्दन किस किस प्रकार से करती है। अब समझने की कोशिश ये करेंगे कि पवन अपर्दन के कारण कौन कौन से स्थल रूपों को या कहूं मैं लैंड फॉर्म्स को बनाएगी। तो अपर्दनात्मक स्थल रूप या इरोजनल लैंडफॉर्म इसको कहा जाता है। तो पहला हम देखें अपवाह बेसिन, या इसको कहा जाता है वात गर्द या ब्लो आउट। अब ब्लो आउट का मतलब कुछ नहीं है, देखो जो सतह है, सतह पे बहुत सारी क्या होती हैं, शैल होती हैं। शैल होती हैं, शैल दो प्रकार की होती हैं हमें पता है, कुछ होती है कठोर शैल और कुछ होती हैं
कोमल शेल। तो अपर्दन किसका आसानी से हो सकता है? तो हमें पता है अपर्दन जो हो सकता है वो कोमल शेल का आसानी से हो सकता है। और कोमल शेल है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ, आपको ऐसे कण देखने को मिलेंगे जो बहुत टाइट नहीं होंगे। तो जब बहुत टाइट नहीं होंगे और छोटी छोटी जब कण उस शेल से आके टकराएंगे, पवन जब अवसाद लेके आइए और वो कोमल शेल है, उस कोमल शेल से जब वो अवसाद आके टकराएंगे तो धीमे धीमे क्या होगा, गर्तों का निर्माण होता जाएगा। और इन गर्तों का निर्माण होता जाएगा और गर्तें धीमे धीमे आप देखोगे बढ़ती जाएंगी। यही क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, ये मान लेते हैं कि कुछ शैल है और एक ऐसी शैल है, ये मैं आपको बताता हूँ, कोमल शैल है। कैसी है? कोमल, सॉफ्ट। ठीक है। अब पवनें चल रही हैं, पवनों के साथ क्या है, बहुत सारे धूल के कण भी है। अच्छा, कोमल शेल से जब ये धूल के कण टकराएंगे तो इनका बहुत आसानी से क्या कर देंगे, वो अपर्दन कर देंगे। तो धीमे धीमे आप देखोगे यहाँ पे गर्तों का निर्माण होता जाएगा। इनका निर्माण होता जाएगा, गर्तों का निर्माण होता जाएगा। यही क्या होते हैं, इन्हीं को आप कहोगे ये क्या है। और हालांकि ये चीज इस बात पे भी निर्भर करती है कि जो गर्तों का जो आकार है वो कितना होगा। ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि उस वो जो शैल रखी गई है, उस जिस जगह पे वो रखी गई है उसके नीचे कितना पानी है। अगर ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा अपर्दन वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं शुष्क या फिर अर्ध शुष्क स्थानों के बारे में, तो वहां पे ग्राउंड वाटर वैसे भी बहुत कम होता है। जब ग्राउंड वाटर बहुत कम होता है तो चट्टानें होती है वो एकदम सूखी हुई होती हैं, उनमें कोई मॉइस्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब एकदम सूखी हैं, एकदम शुष्क हैं, तो जब अवसाद जो धूल के कण हैं वो आके टकराएंगे तो क्या करते जाते हैं, गर्तों का निर्माण करते जाते हैं और वो गर्तें बहुत बड़ी बड़ी होती जाती हैं। और इन्हीं को आप लोग क्या कहते हो, इन्हें पवन गर्त या वात गर्त के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, पवन गर्त या वात गर्त के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको, सहारा के रेगिस्तान में मिल जाएगा, कालाहारी में मिल जाएगा, मंगोलिया में मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ब्लो आउट क्या होता है, या मैं कहूँ वात गर्त किसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें कभी कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि नाम अगर आप देखोगे ना, वात गर्त, यहाँ पे गर्त जब आपको दिखाई देता है या बेसिन जब दिखाई देता है, डिफ्लेशन बेसिन, तो हमको लगता है कि ये नदी द्वारा निर्मित कोई स्थल आकृति होगी। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि ये गर्तों का निर्माण बढ़ता जाएगा धीमे धीमे, इस तरीके से इनका आकार बढ़ता जाएगा। और जब आकार बढ़ता जाएगा तो हो सकता है एक दिन ये जो चट्टान है एकदम आधी रह जाए, बहुत सारा इसका क्या हो जाए, अपर्दन हो जाए। और अपर्दन जब होगा तो इसके जो कण होंगे वो क्या होंगे, वो धूल के जो कण होंगे या फिर मैं कहूँ वो जो चट्टान के जो कण होंगे वो इन पवनों द्वारा और आगे चले जाएंगे और आगे जाएंगे, और कोई उनको ऐसी शैल मिलेगी जो कोमल है, तो फिर से वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो वात गर्तों का निर्माण करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है, इसी को कहा जाता है वात गर्त। क्या कहा जाता है इसको, वात गर्त। तो उम्मीद करता हूं कि आसान सा है वात गर्त, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इंसेलबर्ग। अब इंसेलबर्ग नाम जैसा आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा अजीब सा नाम है इंसेलबर्ग, तो हाँ बिल्कुल अजीब सा नाम है। क्यों अजीब सा नाम है, क्योंकि ना तो इंग्लिश भाषा का शब्द है ना ही हिंदी भाषा का शब्द है। अगर आप ये देखोगे तो ये है जर्मन भाषा का शब्द। जर्मन भाषा के शब्द में इंसेलबर्ग का मतलब ये होता है कि कोई भी उच्च भूमि, उच्च भूमि क्या हो सकती है, कोई पठार हो सकता है, कोई पर्वत हो सकता है या द्वीप हो सकता है, वो क्या है आसपास के क्षेत्र से थोड़ा ऊंचा उठाई देगा। तो ऐसा जगह जो आसपास वाले क्षेत्र से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है उसको जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंसेलबर्ग, उसको कहा जाता है। अच्छा, रेगिस्तान में ऐसा कब हो सकता है, रेगिस्तान में ऐसा तभी पॉसिबल है जब जो कोमल और कठोर शैल आपस में है, अपर्दन किसका ज्यादा होगा, अपर्दन हो जाएगा कोमल शैलों का ज्यादा। जब कोमल शैल का अपर्दन ज्यादा हो गया तो कौन सी शैल बच गई वहां पे बच गई कठोर शैलें। अगर आप कोमल शैल पे खड़े हो और कोमल शैल का अपर्दन ज्यादा होता जा रहा है तो आप देखोगे आपसे ऊपर उठती जाएंगी धीमे धीमे कौन सी शैलें, कठोर शैलें, या मैं कहूँ आप नीचे होते जाओगे किसके मुकाबले, कठोर शैलों के मुकाबले। तो आपको ऐसा लगेगा कोई ऐसी भूमि है
जो आसपास वाले क्षेत्र से ऊपर उठी हुई है, तो उसी को क्या कहा गया है, उसी को कहा गया इंसेलबर्ग, उसको कहा जाता है। और इंसेलबर्ग जो इसके किनारे होते हैं ना, ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि आगे हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं। इंसेलबर्ग के जो किनारे होते हैं वो तिरछे ढाल वाले होते हैं, या फिर मैं कहूँ ये एकदम गुंबदाकार आपको देखने को मिलेंगे। और ये कौन सी चट्टानों के कारण बन पाता है, तो हमने देखा है कठोर शैलों के कारण बन पाता है। कठोर शैलें सबसे ज्यादा कौन सी मिलेंगी आपको, ग्रेनाइट देखने को मिलेगी, या नीस आपको वहां पे देखने को मिलेगी। इसको आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं ये कोई सतह है, इस सतह पे कोई शैल थी, यहाँ पे पवनें चल रही थी, ये पवनें चल रही थी। अब पवनें क्या करेंगी, इसमें बहुत सारी कुछ जो शैल होंगी वो होंगी कोमल, कुछ होंगी कठोर। इस प्रकार हो सकती है। तो किसका अपर्दन कर देंगे सबसे पहले, तो हमें पता है कि सबसे पहले जो कोमल शैल हैं इनका क्या होता जाएगा, इनका अपर्दन हो जाएगा। क्या कठोर शैलों का भी अपर्दन होगा, देखो कठोर शैलों का अपर्दन होता तो है लेकिन बहुत धीमे धीमे होता है। तो आप देखोगे कुछ दिनों बाद कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, बीच में जो भी कोमल शैलें थी वो सब कहाँ हो गई, अपर्दित होके आगे बढ़ गई। और ये जो कठोर शैलें, इनका भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा अपर्दन शुरू होने लगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि ग्रेनाइट से बनी हुई है, नीस से बनी हुई है, और ये कैसी है, बहुत कठोर है, तो इनका अपर्दन बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। चूंकि लगातार पवन से आकर टकरा रही थी, पवन के पास बहुत सारे धूल के कण थे, तो उन्होंने क्या किया, जो ढाल है इसका, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा सा चिकना कर दिया। इस प्रकार की स्थलाकृति का आपको निर्माण होते हुए दिखेगा। इस प्रकार के अगर आपको स्थलाकृति दिख रही है तो इसी को आप क्या कहोगे, इंसेलबर्ग कहोगे। क्या कहोगे, इंसेलबर्ग। तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार इंसेलबर्ग का निर्माण होता जाता है। इस प्रकार अलग अलग आपको देखने को मिलेगा कि बीच में बहुत गर्त देखने को मिलेंगी, बीच में बहुत निचला हिस्सा देखने को मिलेगा, और आसपास इस प्रकार आपको ऊंचे उठे हुए कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। इनको क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग कहा जाता है। यही चीजें हमको देखनी थी इसमें। इसमें मरुस्थलों में अपक्षय और अपर्दन के कारण कोमल शैल आसानी से क्या होती है, कट जाती है, परंतु कठोर शैल अवशेष भाग ऊंचे नीचे टीलों के रूप में बच जाते हैं। इस तरह के टीलों को इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। और दूर से देखोगे तो आपको ये बहुत सुंदर भी दिखाई देंगे, है ना। देखो दूर से अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे छोटे छोटे इस प्रकार से दिखाई दे सकते हैं आपको। यही होते हैं इंसेलबर्ग। ये सब किसके बने हैं, ये सब आपको हमेशा याद रखना है। इंसेलबर्गों का निर्माण कौन सी शैलों से हो रहा होगा, कठोर शैलों से। और कठोर हमें पता है सबसे ज्यादा क्या है, ग्रेनाइट है, और नीस आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं और समझते हैं छत्रक शिला या मशरूम रॉक किसको कहते हैं। मशरूम आपको पता होगा, मशरूम हम लोग खाने में भी काम में लेते हैं। अगर आपको ये पता है कि मशरूम में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है तो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मशरूम में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है। मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, या जिसको एनसीआर कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, वहाँ पे लोग काफी मशरूम खाते हैं सर्दियों के समय। ये हिंट काफी है, अगर आप इससे पता लगा पाओ तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा है। नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा भी कर लेंगे। तो मशरूम रॉक, अगर मशरूम की आप आकृति देखोगे तो मशरूम की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। कुछ इस प्रकार आपको मशरूम देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे होता है, यही होता है मशरूम, इसी प्रकार दिखता है। अच्छा, ऐसी प्रकार की अगर कोई चट्टान मिल जाए आपको तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप मशरूम रॉक कहोगे। कौन सी रॉक कहोगे, इसी को कहा जाता है मशरूम रॉक। अच्छा, इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, इसका निर्माण ऐसे समझो कि कोई चट्टान थी, ऐसे खड़ी हुई थी, और इस चट्टान में आप देखोगे कि इसमें भी कुछ पार्ट होगा जो कोमल चट्टानों से बना होगा, और कुछ होगा जो कठोर होगा। ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि जो घर्षण होगा वो सबसे ज्यादा, घर्षण जो होगा सबसे ज्यादा कहाँ होगा,
ना तो ग्राउंड के बिल्कुल पास होगा, ना 6 फीट से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, अपघर्षण होगा। तो जब यहाँ पे सबसे ज्यादा अपघर्षण होता है तो यहाँ से जो पदार्थ होते हैं वो क्या होना शुरू कर देते हैं, उनका अपरदन होना शुरू हो जाता है। और जब उनका अपरदन होना शुरू हो जाता है तो जो चट्टान आपको एकदम कुछ इस प्रकार देखने को मिल रही थी, वो धीमे धीमे आप देखोगे उसका क्या हुआ, यहाँ से अपरदन होना शुरू हो गया। तो अपरदन जब होना शुरू हो गया तो कुछ इस प्रकार अब आपको देखने को मिलेगी। आया ना। यहाँ पे भी इसका जो आधार होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, बीच में आपको देखने को मिलेगा काफी पतली, और 6 फीट से अगर ऊपर है तो आपको ये भी काफी चौड़ा देखने को मिलेगा। क्यों, अपघर्षण के कारण धूल के कण यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावित थे, सबसे ज्यादा उन्होंने क्या कर दिया, उनका अपरदन कर दिया। इस तरह की जो चट्टानें होती है मशरूम की आकृति जैसी, इनको कहा जाता है छत्रक शिला या मशरूम रॉक इसको कहा जाता है। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप से मिलती है, लंबवत रूप से मिलती हो, और पवन के अपघर्षण के प्रभाव से विचित्र प्रकार स्थल रूप का निर्माण होता है। तीव्र पवन के साथ रेत और धूल जो होते हैं प्रचुर मात्रा में पवन के निचले हिस्से या कम में सतह से 6 फीट तक क्या कर पाते हैं, अपघर्षण कर पाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे जो धूल के कणों की मात्रा है वो क्या होती रहती है, वो कम होती जाती है। तो पवन के द्वारा निचले भाग में अत्यधिक क्या होता है, अपघर्षण होता है, उसका आधार कटने लगता है, जबकि उसका ऊपरी भाग अप्रभावित रह जाता है। तो ऊपरी भाग हमने देखा था कैसा रहेगा, आपको हमेशा चौड़ा देखने को मिलेगा, बड़ा देखने को मिलेगा। कटाव एक ही दिशा में हो पाता है, ठीक है। एक छतरी नुमा स्थल रूप का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, छत्रक शिला कहा जाता है। अच्छा, इसका कुछ और नाम भी इसको कहा जाता है। छत्रक शिला को सहारा का जो मरुस्थल है इसमें किस नाम से जानते हो, इसको गारा के नाम से जानते हो। छत्रक शिला मशरूम रॉक को वहां पे क्या कहते हैं, गारा के नाम से जाना जाता है। और जर्मनी में अगर जाओगे तो इसको क्या कहा जाता है, पिट्जफेल्सन, पिट्जफेल्सन इसको हम लोग कहेंगे जर्मनी में। पेडेस्टल भी इसको कहा जाता है। और देखने में कैसे दिखेगी, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। देख पा रहे हैं आप, ये वाला जो हिस्सा है, जो मध्य वाला हिस्सा है 6 फीट तक का, वो आपको ज्यादा अपरदित होता हुआ दिखा। जो इसका आधार है वो थोड़ा चौड़ा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि धूल के कण जो आधार है उसके पास कम देखने को मिलेंगे। वहीं पे 6 फीट से जैसे जैसे ऊपर आप पहुंचोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो इसका जो छत है वो अभी इसका अपरदन नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया इसका अपरदन, क्योंकि धूल के कण सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रभावित होते हैं, इस वाले हिस्से में सबसे ज्यादा उसको क्या करेंगे, अपघर्षण करेंगे। क्या करेंगे, अपघर्षण। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, हमने बहुत अच्छे से समझा कि मशरूम रॉक या छत्रक शिलाएं क्या होती हैं। आज के लिए इतना ही। ये जो इसमें बहुत सारे नाम हमको पढ़ने पड़ेंगे ना, और नाम में कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। अगर आप कंसेप्ट इसमें देखोगे ना तो कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। कंसेप्ट आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए इन सब चीजों में कि किसी भी तरीके से हमको कोमल और कठोर शैल मिल जाए। या तो कोई शैल है उसमें ये वाला हिस्सा कोमल शैल है, कोमल, या ये कठोर है, ये कोमल है। तो पवने क्या करेंगे, कोमल जो शैल है इनका बहुत आसानी से अपरदन कर देंगी, लेकिन कठोर शैल का आसानी से अपरदन नहीं कर पाएंगे, बहुत कम अपरदन हो पाएगा। या तो इस तरीके से कोई आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इस तरीके से नहीं होगी तो या वो इस तरीके से हो सकती है, यहाँ पे कोमल हो, ये कठोर हो, ये कोमल हो। तो जो कोमल वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पे भी क्या होगा, अपरदित होता हुआ चलेगा, और जो कठोर वाला शैल है वो अपरदित नहीं हो पाएगी। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे सिर्फ यही है। अब इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि छत्रक शिला है तो उसका निर्माण कैसे हो सकता है। हमने इंसलबर्ग में भी ये देखा था कि कोमल जो चट्टाने हैं या कोमल वाला जो हिस्सा है वो अपरदित हो गया, और जो कठोर वाला हिस्सा है वो एज इट इज बना हुआ है, उसका थोड़ा सा हिस्सा ही सिर्फ क्या हो पाया, अपरदित हो पाया। फिर आप देखोगे छत्रक शिला मशरूम रॉक की हमने बात करी, उसमें भी हमने क्या बात करी कि सिर्फ वो हिस्सा जो जमीन से या ग्राउंड से सिर्फ थोड़ा सा ऊपर है और 6 फीट से नीचे है, वहां पे क्या होगा, अपरदन होता जाएगा। अब वहां पे ये डाउट आपके आ सकता है कि रेगिस्तान में अगर पवनें सिर्फ एक ही दिशा में अगर बह रही होती तो जो छत्रक शिला है उसका निर्माण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि अपरदन सिर्फ एक ही तरह, एक ही डायरेक्शन से, एक ही दिशा से हो सकता था उस समय।
लेकिन हमें पता है कि पवनें सिर्फ एक ही दिशा में नहीं बहती, पवनें लगातार अपनी दिशा को क्या करती रहती है, बदलती रहती हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि छत्रक शिला या इंसेलबर्ग या आगे हम पढ़ेंगे जूजेन, इन सब में आप देखोगे पवन चारों तरफ से बहना शुरू करती है। अब जैसे अब जब हम नेक्स्ट क्लास में जूजेन की बात करेंगे तो वहां पे भी अल्टीमेटली यही बात होगी कि कोमल शैल थी, कोमल शैल का अपर्दन नहीं हुआ, कौन सी कोमल का अपर्दन ज्यादा हुआ और कठोर शैल का अपर्दन कम हुआ, उससे एक नई स्थल आकृति का निर्माण हो गया। तो यही सब चीजें हैं, यही बेसिक कंसेप्ट है कि वायु से जो स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, वायु बहुत अच्छे से अपर्दन करती है कोमल शैलों का, और वायु बहुत कम अपर्दन कर पाती है कौन सी शैलों का, कठोर शैलों का। अगर ये कंसेप्ट आपने दिमाग में समझ लिया तो सिर्फ आगे आपको नाम रटने, नाम समझने और नाम के आगे आपको उसका चित्र पता होना चाहिए, बस। इसके अलावा इसमें पढ़ने की या समझने की और कोई बहुत ज्यादा ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। इसीलिए जियोमॉर्फोलॉजी या मैं कहूँ ज्योग्राफी का, हालांकि काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे नाम और चित्र रहेंगे, लेकिन सबसे आसान टॉपिक भी इसको कहा जा सकता है। क्यों सबसे आसान है? आसान इसलिए कि एक छोटा सा कंसेप्ट आपने समझ लिया कि अपर्दन किसका ज्यादा होगा, हमेशा कोमल शैलों का, अपर्दन किसका कम होगा, कठोर शैलों का। इससे नई नई स्थल आकृतियों का निर्माण होगा, बस वही स्थल आकृतियां हमको पढ़नी है। तो शेष चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और टेलीग्राम की जो आईडी आपको पता ही है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि 11 मई से बैच नंबर 5 है, इसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ये एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें सामान्य अध्ययन की आपको तैयारी करवाई जाएगी। आपको लाइव क्लासेस मिलेगी जिसमें डाउट आप जैसे ऑफलाइन क्लास में हाथ ऊपर करके डाउट पूछ सकते थे, उसी प्रकार आप खुद से बोल के टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि मैं क्लास में नहीं पूछ पा रहा तो अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको आपका हर डाउट रिजॉल्व करवाया जाएगा। कोर्स की प्राइस है 30,500 रुपए, आपको पे करना है मात्र 18,999 रुपए। लेकिन ये जो मैक्सिमम डिस्काउंट है कब मिल पाएगा, जब आप कोड कौन सा यूज करेंगे, MB लाइव। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वायु के द्वारा जो और स्थल आकृतियों का निर्माण हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है, साथ ही साथ लाइक करना है, कमेंट करना है और लोगों के साथ शेयर कर देना है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।